फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट बजट। बजट के बारे में हम यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ेंगे, ओके, वो क्या होगा आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत चांसेस है कि यार किसी को नहीं आएगा, ओके। तो थोड़ा सा भरोसा रखना, ओके, और नोट को एक दो बार रिविजन कर लेना। बट उससे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा कि यार बजट है क्या, ओके। देखो, व्हाट इज़ बजट। बजट है क्या? बजट है 3 डॉक्यूमेंट का कंपाइलेशन। अच्छा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आते हैं बजट के अंतर्गत? एक है अपना फाइनेंशियल बिल, दूसरा है अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड तीसरा है अपना एप्रोप्रिएशन बिल। अच्छा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं है, बट बजट का कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द नहीं है। आप थोड़ा सा याद रखोगे यार, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बजट शब्द नहीं है, उसके लिए यूज़ किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। बट ओके, हमने देख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। अब देखो कि यार ये जो है फाइनेंस बिल, ओके, फाइनेंस बिल का काम क्या है? ओके, फाइनेंस बिल का काम है पैसे लाना, ओके, पैसे लाना। और जो एप्रोप्रिएशन बिल है उसका काम है पैसे को खर्च करना, ओके। ओके, तो हमने देखा कि 3 तरह के बिल है, उसी को हम क्या करते हैं? बजट कहते हैं, ओके। कौन से 3 बिल है? एक है फाइनेंस बिल जिसका काम है पैसे लाना, ओके, और इसके लिए आर्टिकल है, याद रख लेना, आर्टिकल याद रख लेना 110। दूसरा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके लिए आर्टिकल है 112, ओके। और तीसरा है, और व्हाट इज़ एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट? कुछ नहीं, बजट का जो कॉन्स्टिट्यूशन में नाम है, ओके, उसको ही अपन बोलते हैं। और तीसरा है अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, जैसे ये फाइनेंस बिल पैसे लाने के लिए था, वही पैसे को खर्च करने के लिए हमें क्या है अपने पास? कौन सा बिल है? एप्रोप्रिएशन बिल, उसके लिए आर्टिकल है 114, ओके। आर्टिकल देखो 110, 112 एंड 114, ओके। तो हम देख लिया, और इसका कंपाइलेशन जो होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं, ओके। अब देखो कि यार जैसे हमने देखा कि फाइनेंस बिल का काम है पैसे लाना, तो पैसे जब आएंगे गवर्नमेंट के पास तो उसको कहाँ रखा जाएगा? इसके लिए अपन अपने पास क्या है? 3 तरह के फंड है, ओके। एक है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है पब्लिक अकाउंट एंड तीसरा है कंटेंजेंसी फंड, ओके। अब देखो कि यार कंसोलिडेटेड फंड के आर्टिकल थोड़े से पहले तो आर्टिकल तीनों के याद रख लो। एक के लिए 266, ओके, 266, दूसरे के लिए 266 एंड तीसरे के लिए 267, ओके। अब देखो कि यार अगर 3 प्रकार के फंड है तो तीनों प्रकार के फंड में क्या होगा ना कि पैसे भी तो अलग अलग प्रकार के आएंगे, मतलब अलग अलग प्रकार से आएंगे। कैसे? जैसे इस फंड में है, कंसोलिडेटेड फंड में क्या होता है कि लोन के जो पैसे हैं, रेवेन्यू के जो पैसे हैं, वो यहाँ पर आता है, ओके। टैक्स के जो पैसे मिलेंगे सरकार को, ओके, लोन के रूप में जो पैसे मिलेंगे, ओके, ये सब कहाँ आएगा? इस फंड में, कंसोलिडेटेड फंड में, ओके। इस फंड में क्या आएगा? पब्लिक अकाउंट में। पब्लिक अकाउंट में जो स्मॉल सेविंग के रुपये होते हैं, ओके, मनरेगा के लिए जो मनरेगा स्कीम है, ओके, तो उसके लिए जो पैसे होते हैं वो सब कहाँ पर आएगा? इस अकाउंट में आएगा, पब्लिक अकाउंट में। अच्छा, इमरजेंसी के लिए पैसे जो रखे होंगे, ओके, अंडर राष्ट्रपति के अंडर जो पैसे रखे होंगे इमरजेंसी के लिए, वो इस फंड में आएगा, कंटिजेंसी फंड में, आकस्मिकता निधि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ओके। अब मेरे को बताओ इन तीनों में से किसके लिए, मतलब किस में से पैसे निकालने के लिए हमें संसद की क्या करनी है? संसद की परवानगी लेनी पड़ेगी, ओके। तो पहले वाले केस में संसद की परवानगी चाहिए, ओके। बट इन दोनों में, ओके, इन दोनों में हमें संसद से नहीं पूछना पड़ता, ओके। लेकिन इसमें से पैसे निकालने हैं अगर, तो संसद को पूछना पड़ता है, ओके। तो हमने क्या देखा यार कि 3 तरह के फंड है पब्लिक अकाउंट में, और जो आकस्मिकता निधि है कंटिजेंसी फंड, उसमें से अगर हमें पैसे निकालना है तो संसद को नहीं पूछना पड़ता। और अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अगर हमें पैसे निकालना है तो संसद को पूछना पड़ता है, ओके। अब देखो यार कि बजट हमने ओवरव्यू ले लेके, अब बजट है क्या? अब देखो डीप में कि बजट एक्चुअल में है क्या और उसके पार्ट कौन कौन से है, ओके। तो बजट, तो ओके, देखो कि यार बजट है क्या? व्हाट इज़ बजट? बजट की 2 पार्ट है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब पैसे आना, और एक्सपेंडिचर मतलब पैसे को खर्च करना, ओके। अब रिसिप्ट में भी रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, ऐसे 2 सब टाइप्स होते हैं। ठीक वैसे ही एक्सपेंडिचर में भी क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम के 2 सब टाइप्स होते हैं, ओके। तो माइंड में थोड़ा सा फिट कर लो कि यार ये जो बजट है, ओके, बजट उसमें क्या है? उसके 2 पार्ट है, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, रिसिप्ट के भी 2 पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, ओके। अब एक्सपेंडिचर जो दूसरा पार्ट था उसका भी सब टाइप्स है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके, गोट इट। अब देखो यार कि
जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर क्या होती है, इनकम होती है, और यहाँ पर क्या होता है, खर्च होता है। लेकिन यहाँ पर जो इनकम होती है वो भी दो टाइप की इनकम होती है। एक प्रकार से कहे तो यार हम कह सकते हैं कि गुड गुड इनकम या फिर बैड इनकम। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि पैसे तो आ रहे हैं, ओके, दोनों दोनों केस में पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन हम गुड या बैड इनकम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इस वाले पार्ट में जो पैसे आएंगे, ओके, उससे वो क्या होगा कि गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी नहीं होगी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ओके, गवर्नमेंट के लिए अच्छा माना जाएगा। लेकिन इस वाले केस में जो इनकम होगी वो गवर्नमेंट के लिए भले ही वर्तमान में पैसे आए, लेकिन फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए मतलब नॉट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा होता है, ओके। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ समझ में नहीं आया डोंट वरी, एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे? यार देखो, टैक्स के फॉर्म में अगर हमने गवर्नमेंट को पैसा दिया है तो क्या गवर्नमेंट की उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट को उससे कुछ नुकसान है? आप बोलोगे नहीं, ओके। तो इट इज़ गुड इनकम और बैड इनकम? बैड इनकम, इट्स गुड इनकम, ओके। मानो डिविडेंड के फॉर्म में, अच्छा डिविडेंड के फॉर्म में मतलब कि यार गवर्नमेंट ने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया, ओके, अब कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, ओके, उससे उस प्रॉफिट का हिस्सा, एक हिस्सा किसको, गवर्नमेंट को भी मिलेगा। तो वो जो इसको हम बोलते हैं डिविडेंड को, तो डिविडेंड के फॉर्म में जो पैसा आएगा, ओके, वो भी गुड इनकम है, ओके, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए कुछ, गवर्नमेंट का उसमें कुछ नहीं जा रहा है, ओके। अब इंटरेस्ट, मानो गवर्नमेंट ने किसको लोन दिया, ओके, और गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है। इसलिए इन तीनों को हम क्या कहेंगे, इट इज़ गुड इनकम। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, डिस इन्वेस्टमेंट इन PSU। कैसे? यार मानो कि गवर्नमेंट की एयर इंडिया कंपनी थी, ओके, अब एयर इंडिया कंपनी को मानो कि बेच दिया, और उससे जो पैसा आया गवर्नमेंट को, उसको हम इस वाले पार्ट में रखेंगे। तो इट इज़ बेड इनकम, क्यों? क्योंकि यार कुछ बेच के पैसे आए हैं, ओके। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं था, ओके। इस वाले केस में गवर्नमेंट का कुछ नहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, कंपनी को बेचना पड़ रहा है, ओके, डिस इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, ओके। तो हमने क्या देखा कि यार बजट का एक पार्ट था रिसिप्ट, ओके, रिसिप्ट, जहाँ पर पैसे आ रहे थे। पैसे दो प्रकार से आ रहे थे, एक को जो अच्छी तरह से आ रहे थे उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, और जो जो इनकम गवर्नमेंट के लिए बेड है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ओके। जिसमें हमने एग्जांपल देखे थे कि यार टैक्स, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ये क्या है, गवर्नमेंट के लिए अच्छी इनकम है। लेकिन अगर कहीं कोई गवर्नमेंट कंपनी का डिस इन्वेस्टमेंट करके पैसे सरकार के पास आ रहे हैं तो वो अच्छी बात नहीं। इसलिए इसको हमने कहाँ रखा था, बेड इनकम में रखा था, ओके। और देखो यार, अब एक वाला हिस्सा हमने ख़त्म कर लिया, दूसरा वाला हिस्सा देखो यार, एक्सपेंडिचर, ओके, एक्सपेंडिचर। ये क्या है कि यार यहाँ पर भी दो पार्ट है सब टाइप से, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ओके। रेवेन्यू एंड कैपिटल, अगेन यहाँ पर भी बेड खर्चे होंगे एंड गुड खर्चे होंगे। अच्छा, खर्च भी बेड और गुड दो टाइप के हैं। कैसे? मानो कि सैलरी देना क्या है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, गवर्नमेंट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए खर्च गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, ओके। पेंशन, ठीक वैसे ही पेंशन में है, ओके, लेकिन इसलिए हम इसको बोलेंगे कि इट इज़ बेड एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट के लिए क्या है, गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा है। लेकिन मानो कि यार लोन अगर गवर्नमेंट किसी को दे रही है, ओके, खर्च लोन में कर रही है, ओके, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को फ्यूचर में क्या होगा कि लोन का इंटरेस्ट मिलेगा, तो फ्यूचर में गवर्नमेंट को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसलिए ये जो खर्च हो रहा है लोन के थ्रू, ओके, गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या है, गुड खर्च है, ओके। वैसे ही अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ओके, गवर्नमेंट ने के लिए, वो भी क्या करेगा यार कि गवर्नमेंट को फ्यूचर में प्रॉफिट देगा, इसलिए ये भी क्या है, गुड एक्सपेंडिचर है। अगर किसी कंपनी के शेयर बाय करने में खर्च किया है गवर्नमेंट ने तो फ्यूचर में क्या होगा यार कि गवर्नमेंट कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट करेगी वैसे गवर्नमेंट को भी क्या प्रॉफिट मिलेगा, ओके। तो इस केस में क्या हो रहा है यार कि खर्च तो हो रहा है, बट गवर्नमेंट के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा है, जैसे सैलरी एंड पेंशन। इस केस में क्या है कि यार खर्च तो हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि यार दो तरह से हम एक्सपेंडिचर करेंगे, ओके, एक अच्छा वाला एंड एक बुरा वाला, ओके। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। जैसे देखो यार, अच्छा, जैसे अब समझ में नहीं आया तो देखो यार कि यार खर्च, ओके, या इनकम बेड कैसे है, क्योंकि ये दोनों क्या बन रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए बोझ जैसा है। जो काम गवर्नमेंट के लिए क्या है, बोझ जैसा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा है, चाहे वो खर्च हो या इनकम हो, उसको हम बोलेंगे बेड इनकम या बेड एक्सपेंडिचर,
और जो खर्च या इनकम गवर्नमेंट के लिए बोझ नहीं हो, इसको हम बोलेंगे गुड इनकम या गुड एक्सपेंडिचर। ओके, अब देखो यार कि बजट में क्या होगा कि अब देखो यार फिजिकल डिफिसिट किसको बोलते हैं, प्राइमरी डिफिसिट किसको बोलते हैं, रेवेन्यू डिफिसिट किसको बोलते हैं, एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट किसको बोलते हैं। देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन कुछ नहीं है यार। मानो कि बजट में इनकम का और हमें इनकम से क्या हो गया, खर्च ज़्यादा हो गया। ओके, मतलब इनकम कम हुई और खर्च ज़्यादा हो गया। इस केस में क्या होगा यार कि डेफिसिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट में क्या है कि टोटल जो खर्च है वो टोटल इनकम से क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो डेफिसिट हो रहा था। लेकिन इफेक्टिव फिजिकल डेफिसिट में क्या है कि टोटल खर्च है, ओके, टोटल खर्च माइनस टोटल इनकम। अब जो इनकम में हम लोन ले रहे थे यहाँ पर, ओके सॉरी, इनकम में जो हम लोन ले रहे थे तो हम जो इनकम हमारी हो रही थी लोन के थ्रू वो हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। मेरा कहना का मतलब ये है यार कि गवर्नमेंट का जो खर्च करना पड़ रहा है, ओके, और जो गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, इन दोनों का हिसाब भी तो क्या है, फिजिकल डेफिसिट है। टोटल खर्च अगर ज़्यादा है और टोटल इनकम कम है, ओके, तो उसको हम बोलेंगे डेफिसिट। लेकिन फिजिकल डेफिसिट में अपन टोटल खर्च में से टोटल इनकम में से लोन जो गवर्नमेंट लेगी, ओके, उसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे, क्यों क्यों ऐसा क्यों यार, ऐसा इसीलिए वरना तो बजट ऑलवेज पॉजिटिव आता। कैसे यार, गवर्नमेंट क्या कर लेती यार, लोन ले लेती और इनकम, गवर्नमेंट क्या कर लेती, लोन ले लेती और इनकम ज़्यादा दिखा देती है। ओके, इसलिए हम फिजिकल डेफिसिट में हम क्या करते हैं कि हम जो टोटल खर्च माइनस टोटल इनकम में से क्या कर देंगे, लोन को निकाल देंगे। ओके, अब देखो प्राइमरी डेफिसिट में ऐसा क्या है। अच्छा, अब जो फिजिकल डेफिसिट हमने देखा, फिजिकल डेफिसिट में से अगर हम लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो लोन ली थी उस पर अब इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ओके, प्रेजेंट में, तो उस लास्ट ईयर की जो लोन के इंटरेस्ट को अगर हम निकाल दें इसमें से, फिजिकल डेफिसिट में से, तो इसको बोल देंगे अपन प्राइमरी डेफिसिट। ओके ओके, क्या हमने देखा यार कि व्हाट इज़ फिजिकल डेफिसिट, टोटल खर्च और टोटल इनकम का हिसाब। लेकिन इसको तो हम बोलेंगे डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट में टोटल खर्च माइनस टोटल इनकम, और टोटल इनकम में से भी आप लोन को इनकम के रूप में काउंट नहीं करो, तो इट विल बिकम व्हाट, फिजिकल डेफिसिट। ओके, अगर फिजिकल डेफिसिट में से अपन लास्ट ईयर के इंटरेस्ट को अपन निकाल दे, ओके, तो उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी डेफिसिट। अब देखो यार कि ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, व्हाट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज़ नथिंग बट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिसाब। अगर रेवेन्यू रिसिप्ट इज़ लेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ मोर, तो इसको अपन बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। अब आप बोलोगे कि यार रेवेन्यू डेफिसिट ये क्या चीज़ है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या चीज़ है। यार जैसे हमने यहाँ पर देखा था ये वाला पार्ट कि यहाँ पर ये वाला पार्ट रेवेन्यू रिसिप्ट, ओके, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों का हिसाब क्या है, इन दोनों का हिसाब ही क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट है। कैसे, अगर देखो, अगर ये क्या है, ज़्यादा है, ये कम है और ये ज़्यादा है, मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट अगर कम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, वही यहाँ पर मैंने लिखा है यार कि रेवेन्यू रिसिप्ट इज़ मोर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ लेस, तो सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट इज़ लेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ मोर, तो इसको अपन बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। अच्छा, अब जैसे रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर अपन एसेट मेकिंग में हमने जो खर्च किया है उसको अपन निकाल देंगे, इसको अपन बोलेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो एक्सपेंडिचर खर्च, मतलब वर्तमान का खर्च, जो गवर्नमेंट वर्तमान में जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो यार कुछ ऐसा खर्च भी तो होगा जो फ्यूचर में गवर्नमेंट को प्रॉफिट देगा। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट में, मतलब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में ऐसे खर्च को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तभी तो वो रेवेन्यू डेफिसिट इफेक्टिव बनती है। ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, बोल रहा हूँ यार कि यार देखो रेवेन्यू डेफिसिट है, ओके, उसमें क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिसाब है, मतलब कि रेवेन्यू रिसिप्ट कम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। ओके, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो खर्च हो रहा है, ओके, उसमें से ऐसा कुछ हिस्सा होगा खर्च का जो कि प्रॉफिट देगा गवर्नमेंट को इन फ्यूचर। तो इसको अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट में से निकाल दें, ओके, एसेट मेकिंग खर्च इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन निकाल दें तो उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर एक दो बार देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ओके,
अब हमने देखा यार कि बजट में क्या हो रहा था कि खर्च ज़्यादा हो रहा था और इनकम कम हो रही थी। उस केस में क्या हो रहा था, बजट का डेफिसिट हो रहा था। ओके, अब उस डेफिसिट को भरने के लिए हमारे पास कुछ वेज है जिसके तहत हम क्या करेंगे कि यार बजट के डेफिसिट को हम फुलफिल कर देंगे। कैसे? हमारे हमारे पास 3 वेज है। ओके, हमारे पास 3 वेज है जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं, बजट के डेफिसिट को भरने के लिए पैसे ला सकते हैं। एक तो अपन फॉरेन कंट्री से मांग के लाए। दूसरा, मतलब कंट्री के अंदर से ही किसी से मांग के लाए लोन के रूप में, या फिर आरबीआई से अपन पैसे लें। लेकिन आरबीआई से अपन पैसे ले, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एफआरबीएम एक्ट ये अलाउ नहीं करती। ओके, और इसी चीज़ को अपन बोलते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। ओके, अब जैसे हमने देखा यार कि हम बाहर से भी ला सकते हैं और अंदर से भी ला सकते हैं। तो हम जो बाहर से पैसे ला सकते हैं वो ज़्यादा है या अंदर से पैसे लाते हैं वो ज़्यादा है? तो आंसर विल बी कि अंदर से हम ज़्यादा पैसे लाते हैं इन कंपेयर ऑफ बाहरी स्रोत। फॉर व्हाट? बजट को फुलफिल करने के लिए, बजट के डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए। ओके, आंतरिक स्रोत ज़्यादा है रादर देन बाहरी स्रोत। ओके, अब बाहरी स्रोत में भी अगर हम देखें तो हम बाहरी स्रोत से मतलब बाहर से पैसे कौन ज़्यादा लाता है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट एंटिटीज़? कौन लाता है? प्राइवेट वाला ज़्यादा यहाँ पर लाता है रेदर देन गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट बाहर से पैसे कम लाती है इन कंपेयर ऑफ वोट, इन कंपेयर विथ ये प्राइवेट वाली बात। ओके, और देखो अब ओके, अब क्योंकि टैक्सेशन को बजट का हिस्सा माना जाता है क्योंकि टैक्स के रूप में ही तो पैसे आएंगे बजट में, तो इसलिए टैक्सेशन को भी अपन यहाँ पर ही पढ़ लेंगे। जैसे हमें पता है कि यार टैक्स के 2 टाइप है। एक डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स में भी कुछ सेंटर्स के द्वारा लगाए जाएंगे और कुछ स्टेट के द्वारा लगाया जाएगा। यहाँ पर भी कुछ सेंटर के द्वारा और कुछ स्टेट के द्वारा लगाए जाएंगे। ओके, अब डायरेक्ट टैक्स में ऐसे कौन से टैक्स है जो कि सेंटर द्वारा लिए जाते हैं? ओके, तो इसमें पहला है इनकम टैक्स। ओके, दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स एंड तीसरा है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। चौथा है अपना कैपिटल गेन टैक्स। ओके, फिर से देखो कि टैक्सेशन इन इंडिया। ओके, टैक्स के 2 टाइप है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में भी कुछ सेंटर के द्वारा लगाए जाएंगे और कुछ स्टेट के द्वारा। ठीक वैसे इनडायरेक्ट में कुछ सेंटर के द्वारा और कुछ स्टेट के द्वारा। अब मेरे को बात बताओ कि सेंटर के द्वारा जो डायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं उसमें कौन कौन से टैक्स आते हैं? ओके, उसमें पहला आता है अपना इनकम टैक्स, दूसरा आता है अपना कॉर्पोरेट टैक्स, तीसरा अपना मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स एंड चौथा अपना कैपिटल गेन टैक्स। ओके, अब स्टेट के द्वारा ऐसे कौन से डायरेक्ट टैक्स हो गए जो लगाया जाता है? ओके, अपना प्रॉपर्टी टैक्स एंड लैंड टैक्स। ओके, अब अपन डीप में जानेंगे यार कि ये डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स है जो सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं और कौन कौन से ऐसे डायरेक्ट टैक्स है जो स्टेट के द्वारा लगाए जाते हैं। ओके, जैसे स्टेट के तो हमने यहाँ पर देख लिए कि यार 2 ही टैक्स है। सेंटर के तो यहाँ स्टेट के तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 ही टैक्स है जो लगाए जाते हैं, एक प्रॉपर्टी एंड एक लैंड। बट इसको अपन अब डीप में जानेंगे। ओके, तो देखो यार कि यार यहाँ पर जो है जैसे हमने देखा था कि सेंटर के द्वारा 4 टैक्स लगाए जाते हैं, इनकम, कॉर्पोरेट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स एंड कैपिटल गेन टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स में क्या होता है कि पर्सन पर यहाँ पर लगता है। ओके, कुछ मतलब सीमा है कि यार इतनी इनकम के बाद आपके ऊपर ये क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। सब पे एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, ठीक वैसे ही क्या होता है, जो कंपनी होती है, जो कॉर्पोरेट होता है, उस पर भी टैक्स लगता है। ओके, लेकिन इसमें भी सेम सीमाएं होती है, कुछ सीमाएं होती है कि यार इतना अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो ही टैक्स लगेगा। तो अब इस केस में क्या हो रहा था कि यार जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो प्रॉफिटेबल थी फिर भी वो कागज़ों पे दिखा रही थी कि यार हम प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने निकाला मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो कि 0 प्रॉफिट वाली कंपनी में भी लागू होगा। ओके, कॉर्पोरेट जो टैक्स था वो सिर्फ प्रॉफिट वाली कंपनी में लागू होता था, लेकिन मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है जो है ओके वो 0 प्रॉफिट वाली कंपनी में भी एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब ये कैपिटल गेन टैक्स क्या है? कुछ नहीं यार, मानो आपने 2023 में एक 2 लाख की एक लैंड खरीदी थी। अब 2024 में आप उसको 10 लाख में बेच रहे हो। ओके, तो जो 8 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ, ओके, क्योंकि आपने 2 लाख में खरीदी थी और 10 लाख में बेची, तो 8 लाख पे जो प्रॉफिट होगा, 8 लाख का जो प्रॉफिट होगा उस पर जो टैक्स लगेगा उसको अपन बोलेंगे कैपिटल गेन
टैक्स, ओके। कैपिटल गेन टैक्स इज व्हाट प्रॉफिट पे लगता है, ओके ओके। अब देखो यार कि हमने देखा कि इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें सेंटर के द्वारा कौन सा डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है, ओके, स्टेट के द्वारा कौन सा डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है। अब देखो यार इनडायरेक्ट टैक्स जो है, ओके, उसमें भी कुछ सेंटर द्वारा कुछ स्टेट के द्वारा। कौन से सेंटर के द्वारा? एक ही है एक ही है कौन सा? कस्टम ड्यूटी। और स्टेट का भी एक ही है, स्टैम्प ड्यूटी। इसको डीप में करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सिर्फ याद रखो कि यार कस्टम जो ड्यूटी है एंड स्टेट ड्यूटी है, ओके, दोनों इनडायरेक्ट टैक्स है, एक सेंटर के द्वारा और एक स्टेट के द्वारा लगाए जाते हैं, ओके। अब देखो जीएसटी, ओके, जीएसटी भी यहाँ पर ही देख लो। जीएसटी इज व्हाट? जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन फाइनल प्रोडक्ट, ओके। जीएसटी इज व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखना। और फाइनल प्रोडक्ट पर ये लगता है। बीच वाली जो प्रोडक्ट होती है, मतलब ये कि यार ये लोहा है, लोहे में से जो कार बनेगी उस पर ये जीएसटी लगेगा, नोट के लोहे पे, मतलब कच्चे माल पे ये नहीं लगता, ओके। फाइनल प्रोडक्ट जो कच्चा माल का बनेगा उस पर ये लगता है, ओके। इसलिए हम बोलते हैं कि यार ये फाइनल प्रोडक्ट पर एप्लीकेबल है, ओके। अब देखो कि यार इसके टाइप कौन कौन से है, टाइप कौन कौन से है, ओके। इसके टाइप कौन कौन से है? तो इसके 3 टाइप है, ओके। एक सेंटर द्वारा लिया जाता है अपना सीजीएसटी, आईजीएसटी। एक स्टेट के द्वारा लिया जाता है जिसको हम बोलेंगे एसजीएसटी। तो कितने टाइप है? 3 टाइप है, ओके। सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी एंड आईजीएसटी जो है सेंटर के द्वारा लगाया जाता है, एसजीएसटी वो स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। अब जो आईजीएसटी है वो क्या है? वो कुछ नहीं यार, कुछ पार्ट सीजीएसटी तक कुछ पार्ट जो है सीजीएसटी का उठा लो या कुछ पार्ट एसजीएसटी का उठा लो। इन दोनों को उठा के कर दो, मिला दो, ओके। जैसे ये है अपना 20%, ये अपना 20%, ओके, ये अपना 20%। तो ये इसका 20%, इसका 20%, 40% अपन काउंट कर लेंगे आईजीएसटी। तो ये अलग से कोई टैक्स नहीं है, बट इन दोनों का क्या है, कुछ हिस्सा ही है, ओके। लेकिन हम काउंट करते हैं कि यार जीएसटी के 3 टाइप है, ओके। अब देखो कि यार जीएसटी काउंसिल क्या है, व्हाट इज जीएसटी काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर क्या होता है? जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो वोटिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। वोटिंग का पावर देखो सेंटर की कितनी होती है, सेंटर की कितनी होती है? सेंटर की कितनी होती है? 1/3, ओके। और स्टेट की कितनी होती है? 2/3, ओके। तो वोटिंग पावर में हमें याद रखना है कि यार सेंटर की कितनी है? 1/3 ही है और 2/3 किसकी है? स्टेट की है, ओके। अब कोरम मतलब 50% होना चाहिए। कोरम मतलब ये कि यार अगर कोई मीटिंग मिल रही है, ओके, तो मीटिंग में यार इतने सदस्य का इतना परसेंटेज तो होना ही चाहिए, ओके। इसको अपन बोलते हैं कोरम। तो कोरम कितना होना चाहिए? 50% सदस्य तो होने ही चाहिए, ओके। अब जो फैसला लिया जाएगा वो 75% वोटों के आधार पर लिया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि ओके 75% के आधार पर, मतलब ये कि यार 75% मेंबर्स अगर फैसले को सही ठहराते हैं तो फैसला क्या होगा? सही गिना जाएगा, वरना उसको गलत ठहराया जाएगा। इसके लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए? 75%, ओके। तो हमने क्या देखा यार कि जीएसटी काउंसिल थी और जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन जो था वो कौन था? फाइनेंस मिनिस्टर था, ओके। यहाँ पर ऑप्शन आपको दे देगा कि फाइनेंस सेक्रेटरी, नो, फाइनेंस मिनिस्टर, ओके। दूसरा देखो कि यार वोटिंग पावर किसकी कितनी थी? तो सेंटर की थी अपनी 1/3 एंड स्टेट की थी अपनी 2/3। अच्छा, अगर कोई मीटिंग मिल रही है तो उसमें मिनिमम जो होता है सदस्य की संख्या वो 50% होनी चाहिए, ओके, जिसको हम बोलते थे फोरम। और मतलब किसी बात का अगर फैसला करना है तो अपने पास 75% क्या होनी चाहिए? मेजोरिटी होनी चाहिए, ओके। अब देखो यार कि जीएसटी कंपनसेशन चेस क्या है? ये कुछ नहीं है यार। जब जीएसटी निकला था तो मतलब कई स्टेट की ऐसी कंप्लेंट थी कि यार इससे हमें हमें नुकसान होगा, ओके। क्योंकि कई इनडायरेक्ट टैक्स था जो कि स्टेट के द्वारा लगाए जाते थे, वो क्या जीएसटी ने सबको निकाल दिया। इसलिए स्टेट्स की क्या थी? फरियाद थी कि यार हमें इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए मतलब एक सिस्टम निकला है जिसको हमने बोला जीएसटी कंपनसेशन चेस। इसमें क्या होता है कि सेंटर क्या करता है? जीएसटी तो लगाता है लेकिन उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा देगा, ओके। कोई एक चीज़ है, कोई एक वस्तु है, उस पर क्या लगा देगा सेंटर?
जीएसटी तो लगाएगा प्लस एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाएगा। ओके, क्यों लगाएगा? क्योंकि इसको बांटना होता है। ओके, स्टेट में, जैसा मैंने बोला था कि यार स्टेट चिल्ला रहे थे कि यार हमें नुकसान हो गया, तो अब सेंटर क्या करेगा कि जीएसटी प्लस कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाकर उसको बांट देगा स्टेट में। अच्छा, सेंटर ऐसा कब करेगा? एवरी 2 महीने में, एवरी 2 मंथ के दौरान और 2 मंथ के बाद सेंटर क्या कर देगा? बांट देगा पैसा जो भी आया है एक्स्ट्रा टैक्स के फॉर्म में। ओके, किस में बांट देगा? स्टेट में बांट देगा। ओके, और मेरे को बात बताओ कि जो पैसा आएगा वो क्या 100% बांटने का मतलब प्रॉमिस किया है सेंटर ने? तो ऐसा नहीं है। सिर्फ कितना यहाँ पर कंपनसेशन प्रॉमिस किया है बाय सेंटर? कितना कंपनसेशन, सॉरी, कितना कंपनसेशन प्रॉमिस किया गया है? 40% ओनली। ओके, ओनली कितना? 40%। यहाँ पर इस कंपनसेशन चेस में याद रखो यार कि ये जो है ना, कंपनसेशन चेस लिया जाता है बाय बाय व्हाट? बाय सेंटर, नॉट स्टेट, क्योंकि सेंटर तो लेगा और उसको बांटेगा स्टेट में इन एवरी 2 मंथ। ओके, और 40% ही इसमें सिर्फ प्रॉमिस किया गया बाय सेंटर। ओके, क्यों था ये सब? ये क्यों था? ताकि स्टेट को नुकसान ना हो। ओके, ओके। अच्छा, ये तो देख लिया कि यार जीएसटी कितने टाइप की है, जीएसटी काउंसिल क्या है, दिस जीएसटी कंपनसेशन फंड या चेस। लेकिन अब देखो यार कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लो यार कि ये जो है अपना जीएसटी के मतलब स्लेब कितने हैं? तो टोटल है 5। ओके, मतलब इस स्लेब क्या है? मानो टूथब्रश है तो उसको 5% जीएसटी लगेगा, उस पर 5% जीएसटी लगेगा। या फिर कोई और बस चीज़ है, कार है, बाइक है। ओके, तो उस पर अलग अलग टाइप के जीएसटी लगेगा। ओके, तो इसलिए हमने क्या बनाया? 5 स्लेब बनाए। उस एक 0% वाला, एक 5% वाला, एक 12% वाला, एक 18% वाला एंड एक 28% वाला। ओके, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखो कि यार टोटल 5 स्लेब है। ओके, अब देखो यार कि ये जीएसटीएन क्या है। ओके, जीएसटीएन क्या है? इट इज़ नॉट यार, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कोई नॉन प्रॉफिट कंपनी है। नॉन प्रॉफिट कंपनी है। ओके, जिसको बनाया है किसने? सेंटर ने और स्टेट ने मिलकर ये कार्य किया है नॉन प्रॉफिट कंपनी को बनाने का। ओके, जीएसटीएन इज क्या है? जीएसटीएन क्या है यार? ये क्या है? नॉन प्रॉफिट कंपनी है। किसके द्वारा बनाया गया है? सेंटर एंड स्टेट के द्वारा। ओके, अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ध्यान देना कि यार जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड एसजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली फॉर सीजीएसटी, और एसजीएसटी का इनपुट जो होगा ओनली फॉर एसजीएसटी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यार कि मानो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने कोई मतलब आप व्यापारी हो। ओके, अब व्यापारी हो आप, तो आपने 10,000 का कुछ सामान खरीदा। ओके, मतलब आपने स्टॉक किया 10,000 रुपीज़ के सामान का, और उस पर आपने जीएसटी भरा 1,000। ओके, 1,000 आपने क्या भरा? जीएसटी भर दिया। लेकिन आपने जो स्टॉक रखा है वो 2-3 मंथ के बाद भी पूरा नहीं बिका नहीं पूरा। ओके, तो अब क्या होगा कि दूसरी बार जब आप क्या करें, स्टॉक लोगे, तो पहली बार में जो आपने स्टॉक लेने पर जीएसटी के रूप में जो पैसे भरे थे, वो वो अब इस सेकेंड टाइम जब स्टॉक लोगे, ओके, तब काम आएगा। ओके, फिर से बोलता हूँ यार कि आप मानो कि कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपने पहली बार स्टॉक लिया, उस पर आपने जीएसटी भरा, लेकिन क्या हुआ कि आपका पूरा आपका फुल स्टॉक नहीं बिका। ओके, तो दूसरी बार जब आप स्टॉक खरीदोगे, तब क्या होगा? पहली बार में जो आपने जीएसटी के रूप में पैसे भरे हैं वो अब इस बार आप यूज़ कर सकते हो। ओके, लेकिन इसमें ध्यान रखो कि ये जो इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अपन बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। लेकिन ये जो इनपुट क्रेडिट होगा वो सेम टैक्स पर ही काम आएगा। कैसे? सीजीएसटी का जो इनपुट क्रेडिट होगा वो सिर्फ काम आएगा कब? जब सीजीएसटी की बात हो। एसजीएसटी का इनपुट क्रेडिट होगा, ओके, वो कब काम आएगा? सिर्फ जब एसजीएसटी की बात हो। समझ में आया तो ठीक है, वरना आप याद रख लो यार कि जो इनपुट क्रेडिट था वो क्या सेम सेम चीज़ के लिए काम आ रहा था। अगर सीजीएसटी का इनपुट क्रेडिट है तो वो सिर्फ सीजीएसटी के लिए काम आ सकता है, और एसजीएसटी का इनपुट क्रेडिट है तो वो सिर्फ काम आ सकता है फॉर व्हाट? एसजीएसटी के एसजीएसटी के लिए। ओके, ओके, क्या बचा? अच्छा,
अब हमने देख लिया कि यार जीएसटी क्या था, ओके। लेकिन देखो कि अब जीएसटी के बाद की कंडीशन क्या है, मतलब जीएसटी के बाद इनडायरेक्ट टैक्स की क्या हालत होगी। तो देखो यार कि आफ्टर आफ्टर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स की कितने हैं और कितने गए। तो सेंटर के पास कितने हैं, 3 है। जैसे हमने देखा सीजीएसटी एंड आईजीएसटी, ओके। ये क्या है, दोनों जीएसटी के टाइप है, किसके द्वारा लगाया जाता है, सेंटर के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन एक और बचा है कस्टम ड्यूटी, ओके। ये भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे हमने पहले यहाँ पर दिखा था, एक मिनट, जैसे हमने यहाँ पर पहले दिखा था यार, यहाँ कहाँ गया, यहाँ पर हमने देखा था कि इनडायरेक्ट टैक्स में आफ्टर जीएसटी के बाद भी सेंटर के पास एक बचता है कस्टम ड्यूटी एंड स्टेट के पास एक बचता है स्टैम्प ड्यूटी। तो ये दोनों तो बचे ही रहेंगे। और यहाँ पर ओके, और सॉरी यार, तो यहाँ पर कस्टम ड्यूटी और स्टैम्प ड्यूटी तो बचे रहेंगे ही पहले की तरह, ओके। लेकिन सीजीएसटी एंड आईजीएसटी इंक्लूड हो जाएगा, ओके। तो टोटल सेंटर के पास कितने, 3 इनडायरेक्ट टैक्स बचे। और टोटल स्टेट के पास कितने इनडायरेक्ट टैक्स बचे, 2, एक एसजीएसटी एंड एक स्टैम्प ड्यूटी, ओके। याद रखो यार कि कस्टम ड्यूटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, सेंटर के द्वारा लिया जाता है। और स्टैम्प ड्यूटी जो है स्टेट के द्वारा लिया जाता है, ओके। बाकी तो याद आपको रह जाएगा आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब देखो कि कुछ बातें ऐसी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको अपन जीएसटी की गेम से बाहर निकालेंगे। जैसे जीएसटी की गेम से बाहर रहेंगे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। एक है अपना एल्कोहल, ओके। एक है अपना एल्कोहल, दूसरा है अपना पेट्रोलियम, तीसरा है अपना नेचुरल गैस एंड चौथा है अपना इलेक्ट्रिसिटी, ओके। देखो एल्कोहल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो 4 चीज़ें हैं इसको अपन ने क्या कह रहा है, मतलब जीएसटी की गेम से बाहर रखा है, ओके। ओके, यहाँ तक ही है। तो हमने आज क्या क्या देखा थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। हमने देखा यार कि बजट क्या चीज़ है, ओके। फिर ये फाइनेंस बिल क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल क्या है, ओके। फाइनेंस बिल के थ्रू हम पैसे ला रहे थे तो सरकार उसको 3 फंड में रखेंगी। एक है कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट एंड आकस्मिकता निधि या कंटेंजेंसी फंड, ओके। और बजट के अपन ने 2 टाइप देखे थे, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में क्या था, पैसा आ रहा था, वो भी 2 तरीके से आ रहा था। एक गवर्नमेंट के लिए गुड इनकम है, एक क्या है, बैड इनकम है। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च भी गवर्नमेंट 2 तरीके से कर रही थी। एक खर्च ऐसा था जो कि बैड था, ओके, जो कि गवर्नमेंट को करना ही पड़ रहा था, ओके। गवर्नमेंट की क्या थी, मजबूरी थी। लेकिन एक खर्च था गुड माना जाता था, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए, मतलब गवर्नमेंट को फ्यूचर में क्या दे रहा था, एक खर्च प्रॉफिट दे रहा था, ओके। और देखो यार कि हमने देखा है कि ये फिजिकल डेफिसिट क्या था, व्हाट इज़ फिजिकल डेफिसिट, व्हाट इज़ प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या था, ओके, व्हाट इज़ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। फिर देखा था कि यार बजट में जब घाटा हो रहा था, ओके, बजट में जब डेफिसिट हो रहा था तो उसको फुलफिल करने के लिए हम 3 तरीके से पैसे ला सकते थे, ओके। बाहर से, देश के अंदर से, आरबीआई से, ओके। लेकिन आरबीआई से मना है पैसे लाना, एफआरबीएम एक्ट ऐसा बोलता है, ओके। याद रखना थोड़ा सा। और बाहर से पैसा कौन ज़्यादा ला रहा था, प्राइवेट वाले ज़्यादा ला रहा था, ओके। और हम बजट को भरने के लिए पैसे, मतलब गवर्नमेंट बजट को फुलफ़िल करने के लिए, बजट के घाटे को फुलफ़िल करने के लिए ज़्यादा पैसे कहाँ से ला रही थी, तो ला रही थी कहाँ से, आंतरिक स्रोत से ज़्यादा पैसे ला रही थी रेदर देन बाहरी स्रोत। और देखा था हमने यार कि टैक्सेशन इन इंडिया, टैक्स के 2 टाइप थे, जैसे हमने देखा डायरेक्ट, उसमें सेंटर के द्वारा कुछ अलग होंगे, स्टेट के द्वारा कुछ अलग होंगे। सेंटर के द्वारा हमने देखा था इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, और जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो कि ज़ीरो प्रॉफिटेबल कंपनी पे भी एप्लीकेबल होगा। प्रॉफिट पे जो लगेगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन टैक्स। अच्छा, स्टेट के पास, जिसको हमें सिर्फ याद रखने थे, स्टेट के पास डायरेक्ट टैक्स है, उसमें है अपना प्रॉपर्टी टैक्स एंड लैंड टैक्स, ओके। अब बात कर लें इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। तो सेंटर के पास बचेंगे अपने कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी एंड सीजीएसटी। स्टेट के पास क्या बचेंगे, 2 बचेंगे, स्टैम्प ड्यूटी एंड एसजीएसटी, ओके। हमने देख लिया। अब देखो जीएसटी के बारे में हमने डीप में चर्चा की होगी, जिसमें हमें देखा कि यार जीएसटी है क्या, टाइप क्या है, जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी कंपेंसेशन चेस क्या है, ओके। कितने स्लेब है जीएसटी में, जीएसटी क्या है, जो कि क्या है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ओके। फिर अब जीएसटी आने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स की कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि रहेंगे सेंटर के पास एंड स्टेट के पास, ओके, ये हमने देख लिया।
फिर जीएसटी की गेम से बाहर रहने वाली चीज़ें देख ली थी, ओके, जिसमें था क्या क्या था, एल्कोहल था, पेट्रोलियम था, नेचुरल गैस था एंड इलेक्ट्रिसिटी थी, ओके। तो यार अगर इतना कर लोगे आप बजट के बारे में, जीएसटी के बारे में एंड टैक्सेशन इन इंडिया के बारे में, तो आई डोंट थिंक यार इसके बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। लेकिन आपको रिवीजन करने पड़ेगा इसको 2 से 3 बार, ओके। अगर इसके अंदर से क्वेश्चन आया, मतलब इसके बाहर से क्वेश्चन आया, तो पूरे चांसेस है कि ये किसी से नहीं होगा, ओके। तो यार थोड़ा सा भरोसा रखो और इसको 1-2 बार रिवीजन कर लो, ओके। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।